तो स्वागत है आपका डीएसए सीरीज के इस एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग के पार्ट 2 की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लूपिंग का सिंटेक्स, जिसमें हमने ये देखा कि वाइल लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, जंप स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर चेक कर लें। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। पहले वो वीडियो देखें यदि आपने नहीं देखा हो तो, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहां पर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इन्हीं लूप्स के एग्जाम्पल की, कि लूप को यूज करके हम क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, किस किस तरह के पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की फर्स्ट, जिसमें हमें प्रिंट करवाने हो ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे n ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हो। यानी n की वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 10 होती है, तो मुझे 10 ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, जो कि होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, यहां तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि यदि हमें 10 ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो हर एक लूप के चलने पर एक ऑड नंबर प्रिंट होता है। तो हमें लूप को कितनी बार चलाना पड़ेगा? 10 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप चलाना हमें आता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा, जिसमें हम आई को स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर फाइल आई लेस देन इक्वल्स टू n, और आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इस लूप में हमने i की वैल्यू पहले 1 ली, फिर इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे n तक लूप चलेगा। जैसे ही i की वैल्यू n से ज्यादा होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी हमने सिंपल ये देखा कि n टाइम तक यहाँ पर ये लूप चलने वाला है। अब इस लूप में हर एक नंबर पे हमें क्या करना है? एक ऑड नंबर, यानी हर एक बार लूप चलने पर एक ऑड नंबर हमें प्रिंट करवा देना है। ऑड नंबर कैसे प्रिंट करते हैं? तो एक तो सिंपल है कि दो के गैप से हम प्रिंट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूप अलग तरीके से चलाना पड़ेगा। एक हमने देखा, यदि मैं फंक्शन डिस्कस करूं, एफ ऑफ एक्स की बात करें, तो इसमें 2x माइनस 1, अब x की वैल्यू में कोई सी भी दूं, हमें हमेशा आंसर में क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर। जैसे x की वैल्यू लेट्स से 5 हो, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9 आएगा। x की वैल्यू 6 हो, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11। यानी हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? एक ऑड नंबर मिलने वाला है। तो इसी को हम यहां अप्लाई कर देते हैं। मैं प्रिंट करवा दूं i इंटू 2 माइनस 1। आई की वैल्यू पहली बार क्या होगी? 1, फिर क्या होगी? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे n तक जाएगा। अब जब i की वैल्यू 1 होगी, तो प्रिंट करेगा 1 इंटू 2 माइनस 1, विच इज 1। ठीक है, फिर प्रिंट करेगा 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, फिर 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, फिर 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, फिर 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। ऐसे ये ऑड नंबर्स प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। यहां हम एक i लेंगे, एक n से हम नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करवा लेंगे। मैं यहां वाइल लूप यूज कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया i इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n, और इसमें हमने प्रिंट करवा दिया i इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि पहले कैलकुलेट हो जाएगा फिर प्रिंट कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। इनको स्पेस दे देते हैं, दो ऑड नंबर के बीच में स्पेस आ जाएगा, और उसके बाद i प्लस प्लस, इस तरह से। अब यदि मैं इसे रन करूं और एंटर कर दूं 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले लूं? 10 ले लूं, तो आउटपुट ओके। यहां हमने गलती की, हमने लेस देन नहीं लगाया, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो i लेस देन इक्वल्स टू n, देन रन करें, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 10 दे दिया, तो आउटपुट क्या जाएगा? इस तरह से 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जितने टर्म्स प्रिंट करना चाहूं उतने ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5 टर्म्स दिए,
तो 5 ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। मैंने 100 दिए तो 100 ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे जो 1 से लेकर के 199 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम ऑड नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें प्रिंट करना हो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जैसे मान लो मुझे n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू ऐसे 1 तक जाएगा। यानी यदि n की वैल्यू 5 है तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1। इन सबको यानी n से लेकर के 1 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो n का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, यानी हमें करना क्या है, हमें n से लेकर के 1 तक लूप चलाना है और हर एक नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। अब स्टोर करने के लिए मान लो मैंने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। तो आप सबको पता होगा कि जब तक हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, यदि वो लोकल वेरिएबल बनाया हुआ हो तो। यानी यदि किसी फंक्शन के अंदर, जैसे हमने मेन फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाया है और उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। गार्बेज मतलब उस टाइप की कोई सी भी वैल्यू, यानी इंटीजर का वेरिएबल है तो इंटीजर की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, 10 0 4 3 100 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। तो यहां हमें गार्बेज वैल्यू परेशान नहीं करे, इसलिए हम फैक्ट में पहले से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली बार हम फैक्ट को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम 5 को लेते तो 5 तो वैसा का वैसा ही है ना, फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो जाकर के 20 आएगा। इसलिए हम जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वैसा का वैसा ही हमें मिलेगा। हमने कहा ठीक है। अब एक लूप लेते हैं while, और यहां मैंने लिख दिया n, या कंडीशन अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, कंडीशन कुछ आएगी ऐसा हमने लिख दिया। अभी के लिए हम हर बार कंडीशन क्या करेंगे, ट्रू मान लेंगे। ठीक है, n हमारे पास क्या है सर, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, n क्या है 5 है। अब लूप में एंटर करेंगे और एंटर करते ही हम यहां लिख देंगे फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू n। यहां हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है, जिसका मतलब होता है कि फैक्ट को मल्टीप्लाई करो n से और फैक्ट में ही स्टोर कर दो। इस ऑपरेटर का ये शॉर्ट हैंड है, तो मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं एक ही बात है। तो हमने यहां शॉर्ट हैंड यूज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद n को 1 से डिक्रीज कर दिया। अब समझो इसे, यदि मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं और कंडीशन पहली बार ट्रू है तो हम लूप में एंटर करेंगे और n को और फैक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, और फैक्ट में ही रखेंगे तो फैक्ट की वैल्यू 1 से क्या हो गई 5 हो गई। फिर n को 1 से डिक्रीज कर दो, n की वैल्यू 4। ठीक है, अगेन कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी के लिए ट्रू मान लो तो हम लूप में एंटर करेंगे और फिर से n और फैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्ट में रख देंगे। तो फैक्ट 5 n 4, 5 इंटू 4 होता है 20, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। फिर n को डिक्रीज कर दो, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन लूप चलेगा, फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 20 60, तो फैक्ट में रख दो 60। फिर n को डिक्रीज कर दो, n की वैल्यू 4, अगेन सॉरी डिक्रीज करेंगे, n की वैल्यू 2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120। फिर n को 1 से डिक्रीज कर दो 1, फिर से लूप चलेगा, फैक्ट इंटू n यानी 120 इंटू 1 120, और फैक्ट को 1 से डिक्रीज कर दो 0। 0 पे हमें लूप को रोक देना, क्यों, क्योंकि 1 तक तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0 पे हमने लूप को क्या कर दिया स्टॉप कर दिया। अब यहां कंडीशन में क्या लिखें, तो कंडीशन में मैं इस तरह से लिख दूं कि n जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब तक लूप चले, या फिर इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तब तक लूप चले, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं सिर्फ n। सिर्फ n का क्या मतलब है, जब तक n में नॉन जीरो वैल्यू होगी तब तक वो नंबर्स माने जाते हैं ट्रू, और जब 0 आ जाता है तो 0 माना जाता है फॉल्स। तो यदि मैं सिर्फ n लिखूं तो 5 4 3 2 1 नॉन जीरो वैल्यूज है, यहां पर कंडीशन क्या होगी ट्रू, और जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी कंडीशन क्या हो जाएगी
फॉल्स हो जाएगी। हमें यही करना है कि 0 आते ही लूप को रोक दो और 0 से पहले वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। और फिर लूप से बाहर आकर के हम प्रिंट कर देंगे फैक्ट को जिसमें हमने n का फैक्टोरियल स्टोर कर रखा है। देखो इसका कोड, एक हमने n ले लिया, i की इस बार जरूरत नहीं है तो हम सीधा ले लेंगे फैक्ट जिसकी वैल्यू 1, ये जरूरी है ना। फिर हमने n में एक नंबर इनपुट करवा लिया, इस बार हम टर्म्स नहीं ले रहे हैं, हम एक नंबर ले रहे हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया कि एंटर अ नंबर, n में स्टोर करवाया। अब n में स्टोर करना ही हमारा इनिशियलाइजेशन है। हम लूप की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? n से, तो यही हमारा इनिशियलाइजेशन है। कंडीशन क्या ले लेंगे सर? कंडीशन ले लेंगे n, यानी जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती लूप चलता रहेगा। और इस लूप में एंटर करते ही हम फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू n ले लेंगे, यानी n को और फैक्ट को मल्टीप्लाई करो और फैक्ट में रख दो और उसके बाद n को 1 से डिक्रीज कर दो, ठीक है। जब लूप बंद होगा तो n का फैक्टोरियल फैक्ट नाम के वेरिएबल में होगा, जिसको लूप के बाहर हम प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मैं इसे रन करूं और n की वैल्यू 5 दे दूं तो 120 आ जाएगा, n की वैल्यू 6 दे दूं तो 720 आ जाएगा, n की वैल्यू 7 दे दूं तो 5040, इस तरह से। तो ऐसे हम कोई सा भी एक नंबर पास करते हैं तो उसका फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लूप को यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते। मैं सारे कोड इस पीडीएफ में ऐड करता जा रहा हूं और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, लिखे लिखाए हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल की। हमने व्हाइल लूप के कुछ एग्जांपल देखे, अब हम बात करते हैं फॉर लूप के कुछ एग्जांपल। यदि मैं फॉर लूप के एग्जांपल की बात करूं तो इसमें हम चेक करते हैं इज प्राइम, यानी हमें यह चेक करना है क्या हमें दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अब प्राइम नंबर सब लोग जानते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। यदि ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, नहीं तो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे सर प्राइम नंबर को? बिल्कुल, मान लो n में हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से नंबर हो 13, तो हमें पता है कि ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमें चेक किससे करना है सर? हमें चेक करना है इसे 2 से डिवाइड करके, इसे 3 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से, यानी 2 से लेकर के n-1 तक यदि मैं सभी नंबर से इस n को डिवाइड करके चेक करूं और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो, तब तो ये नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। और यदि ये नंबर डिवाइड हो जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब हम 7 पे ही बता देंगे कि ये नंबर क्या है? नॉट प्राइम है। आगे चेक करने की 8, 9, 10, 11, 12 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जहां हमें लगे कि ये नंबर डिवाइड हो गया, हमें लगे क्या, बेसिकली कंडीशन बता देगी कि नंबर डिवाइड हो गया है, तो हम लूप को वहीं रोक करके बता देंगे कि भाई ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और वो एंड तक चला गया और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो वहां बता देंगे कि हाँ ये नंबर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम या तो ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करते हैं। और ऐसा वेरिएबल जिसमें ट्रू फॉल्स स्टोर करते हैं उसको बुलियन टाइप के डेटा टाइप से बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग वेरिएबल जैसे आपके दिमाग में या जैसे आपको नाम सुने, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम या तो ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने एक लूप चलाया, 4 कहां से शुरू किया सर? 2 से। कहां तक लेके गए? n से 1 कम तक। तो मैं लेस देन n लिख दूं, n-1 लिखने की जरूरत नहीं, लेस देन n वही n-1 होता है। और 1 से इंक्रीज कर देते हैं, फिर 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे n-1 तक लिया। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। मैंने कहा यदि मैं इस n को, जो कि एक नंबर है यूजर से मिला हुआ, उसको मैं डिवाइड करूं i से
और i से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा कि n i से डिवाइड हो गया है। और यदि नंबर i की किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो गया तो क्या वो प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। तो यहां हम क्या करेंगे, फ्लैग को फॉल्स करते हुए लूप को ब्रेक कर देंगे। सर हम डिवाइड होने पर फ्लैग को फॉल्स कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से फ्लैग क्या होना चाहिए? सर पहले से फ्लैग ट्रू होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में फ्लैग को क्या रखेंगे? ट्रू रखेंगे। अब इससे बाहर आकर के हम यहां चेक करेंगे कि क्या फ्लैग ट्रू है। यदि फ्लैग ट्रू है तो वो कंडीशन को अपने आप ट्रू कर देगा, और यदि फ्लैग ट्रू है इसका मतलब है कि ये कंडीशन कभी भी ट्रू हुई नहीं, यानी एन आई से डिवाइड नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर, और नहीं तो एल्स में जाकर के हम प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम नंबर। कुछ इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, देखो कैसे। यदि मान लो हम वैल्यू ले लेते हैं एन की 100, तो हमें पता है लूप 2 से लेकर के 99 तक चलाना पड़ेगा, यानी लगभग लूप कितनी बार चलेगा सर? 98 टाइम्स चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। यदि 1000 होता तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लूप ज्यादा चलेगा उतना ही। तो उसको कम करने के लिए मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं 100 की बात करूं तो 100 को डिवाइड करने वाली वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो 100 के अलावा हो? यानी 100 को छोड़ करके 100 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आंसर आएगा सर 50। 50 वो नंबर है जो 100 को डिवाइड करता है, उसके बाद फिर डिवाइड करने वाला 100 ही है। यानी 51 से लेकर के 99 तक ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होगा जो कि 100 को डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब है कि इस लूप को 2 से लेकर के 99 तक चलाना तो बेकार है। 50 तक ही चला लो, यदि डिवाइड होना होगा तब तो वो 50 तक हो जाएगा, उसके आगे डिवाइड होने का कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि कोई नंबर या तो खुद की टेबल में होगा या फिर लास्ट वो अपनी हाफ की टेबल में आया होगा। कोई सा भी नंबर या तो खुद की टेबल में होगा और या फिर वो लास्ट अपने हाफ की टेबल में आया होगा। हाफ से लेकर के खुद तक बीच में जितनी भी टेबल आएगी उसमें वो नंबर नहीं आएगा। जैसे कि हमने 100 की बात की, अब 100 को किसी भी एग्जांपल में ले लो, 51 से लेकर के 99 तक की टेबल में 100 नहीं आएगा, कोई सी भी टेबल ले लो उनकी। तो वहां डिवाइड करके चेक करना फालतू का टाइम वेस्ट होगा, है ना, प्रोग्राम एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो हम क्या करें सर, हम इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं। आई को ले जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू n/2 तक, हाफ तक ले जाओ। अब n की कोई सी भी वैल्यू हो उसके हाफ तक चेक कर लो, डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं होता तो वहीं पे डिक्लेयर कर देंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। यहां पर हमारे लूप का आधा टाइम बच गया। जहां पर 99 टाइम्स लूप चल रहा था, अब 2 से लेकर के 50 तक ही चलेगा, यानी 49 टाइम तक। लगभग हाफ टाइम हमने यहां कंपैरिजन का बचा लिया, जिससे कि प्रोग्राम की स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, तो देखो इसका कोड। हमें क्या क्या चाहिए सर? हमें एक तो n चाहिए, ठीक है, एक हमें i चाहिए। अब i को डिक्लेयर करने का एक नया तरीका देखेंगे। फिलहाल हमने ले लिया एक n चाहिए जिसमें हम एक नंबर इनपुट करेंगे, और एक हमें फ्लैग चाहिए। तो मैंने बुलियन टाइप का फ्लैग ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो? ट्रू हो। फिर लूप चलाया यहां पर 4। जो वेरिएबल सिर्फ लूप के लिए काम करता है उसे हम लूप में डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, इंट i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n/2। हाफ तक जाएंगे तो हाफ के बराबर तक जाना है, इसलिए हमने इक्वल ले लिया, ठीक है, और i प्लस प्लस। अब यहां चेक करेंगे कि क्या n को i से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचता है क्या? यदि रिमाइंडर 0 बच जाए तो हम
फ्लैग को वहीं पे फॉल्स करके लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और बाहर आकर के कंडीशन चेक करेंगे कि क्या फ्लैग ट्रू है। तो मैंने सिर्फ फ्लैग लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लैग इक्वल इक्वल टू ट्रू, एक ही बात है, क्योंकि फ्लैग में वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। तो फ्लैग जब ट्रू होगा तो कंडीशन को ट्रू मिलेगा, फ्लैग फॉल्स होगा तो कंडीशन को फॉल्स मिलेगा। कंडीशन को ट्रू मिला तो कंडीशन ट्रू मानी जाती है, और कंडीशन को फॉल्स मिला तो कंडीशन फॉल्स मानी जाती है। तो मैंने सिर्फ फ्लैग ले लिया। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई यानी फ्लैग ट्रू हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे इट्स प्राइम नंबर, नहीं तो एल्स में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम नंबर, कुछ इस तरह से। अब इसे रन करते हैं। मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 13, क्या जाएगा प्राइम नंबर, और एक मैंने नंबर ले लिया 25 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो आउटपुट क्या जाएगा, नॉट प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम एक नंबर प्राइम है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। इसमें हमने एक जंप स्टेटमेंट को भी यूज कर लिया, हमने एक फ्लैग वेरिएबल भी समझ लिया कि फ्लैग वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से ये काम करेगा, ये भी हमने यहां डिस्कस किया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं डू वाइल लूप का। यदि हम डू वाइल लूप की बात करें, तुमने पढ़ा था कि डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है कि ये कंडीशन को लास्ट में चेक करेगा। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का यूज क्या है, क्यों बनाए गए हैं एग्जिट कंट्रोल लूप? क्या फोर लूप और वाइल लूप सफिशिएंट नहीं थे? बिल्कुल। एग्जिट कंट्रोल लूप का काम वैसे नहीं जैसे अभी हमने चेक किया, हमने प्राइम नंबर चेक किया, हमने एक पैटर्न प्रिंट किया, हमने कोई सीरीज प्रिंट की, उसके लिए हम फोर लूप या फिर वाइल लूप को यूज करते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप को हम यूज लेते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए। अब ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनकी यदि बात करें तो जैसे हमें चॉइसेस नहीं मिलती है ना, तो मेन्यू का मतलब क्या था, चॉइसेस। हमें एक लिस्ट मिल गई जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यदि यूजर को चॉइसेस दे दें, भाई तुम 1 प्रेस करोगे तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 पे मल्टीप्लाई, 4 पे डिवाइड। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे चॉइसेस दे सकते हैं, और 0 पे हम देते हैं एग्जिट। 0 होगा तो क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, है ना। तो इसका एक अच्छा सा छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ये चॉइसेस कुछ देते हैं। तो देखो, क्या क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी उनकी बात करें तो एक हमें n चाहिए होगा, एक हमें a और एक b चाहिए, ये वेरिएबल हमें चाहिए इनिशियल। अब यहां हम डायरेक्ट लूप स्टार्ट कर देंगे और इसमें मैं एंटर होते ही चॉइसेस प्रिंट करवा दूं। जैसे मैंने दे दिया 1 फॉर एडिशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लाई, 4 पे डिवाइड, और ऐसे ही एक चॉइस दे दूं मैं 0 पे एग्जिट, कुछ ऐसे, ठीक है। अब जो भी चॉइस आएगी उसे हम इनपुट करवा लेते हैं n। अब यूजर 1 2 3 4 और 0 के अलावा कुछ वैसे तो एंटर नहीं करना चाहिए, उसको भी हैंडल कर लेंगे। अब मैं यहां स्विच केस यूज कर लूं और इसमें n पास। अब केस बनाऊं 1, केस 1 का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 1 रही होगी, और n की वैल्यू 1 से क्या मतलब, सर n की वैल्यू 1 का मतलब है कि यूजर एडिशन करना चाह रहा है। तो हम यहां एक मैसेज दे देते हैं, एंटर 2 नंबर्स, और इन्हें इनपुट करवा लो a और b में, ठीक है। और सी आउट कर दिया a प्लस बी को, सिंपल इस तरह से हमने प्रिंट किसे कर दिया, a प्लस बी को, और उसके बाद ब्रेक।
लूप को सॉरी स्विच केस को बंद करने के लिए ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी सारे केस बना लेने, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये केस 2 के लिए हो जाएगा, जिसमें हम 2 नंबर एंटर करवाएंगे और उनका डिफरेंस प्रिंट करवा देंगे। फिर केस 3, जिसमें हम 2 नंबर एंटर करवाएंगे और उनका प्रोडक्ट प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद केस 4, और इसमें हम दोनों को डिवाइड करके प्रिंट कर देंगे। केस 0 पे हमें सिंपल सा क्वेश्चन मैसेज जैसे मैं इस तरह से दे दूं, बाय बाय और ब्रेक। और इसके अलावा डिफॉल्ट में मैंने ले लूं इनवैलिड इनपुट, क्या ले लूं, इनवैलिड इनपुट। अब हमें पता है लास्ट वाले में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा लिया। अब ये लूप रुकेगा कब, हमने वो कंडीशन तो लिखी नहीं, तो यहां हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इस ब्रैकेट जो हमने डू के साथ ब्रैकेट लिया उसमें कंडीशन क्या आएगी लास्ट में, तो कंडीशन लिख देंगे जब तक आई की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक लूप चलता रहना चाहिए, क्योंकि हम एग्जिट कब करेंगे, 0 पे। ठीक है, और इसे रन कर दो। अभी और इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जिसमें ये चॉइसेस आएगी। मैंने 1 एंटर किया तो हमें 2 नंबर इनपुट करने हैं, 10 20, आउटपुट में 30 मिलेगा, और उसके बाद फिर से मेन्यू प्रिंट हो गया। मैं चाहूं कि आउटपुट और दोबारा मेन्यू प्रिंट होने के बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्विच से बाहर आते ही स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch यूज कर देंगे। गेट ch कंसोल स्क्रीन को रोकने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं जो होल्ड करता है, और इसकी हेडर फाइल है सी की। यदि हम कोड बनाते तो लिख दें conio.h, या फिर आप C++ में लिखते हो तो सी कॉनियो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये लिखो या फिर conio.h लिखो, दोनों काम कर सकते। बेसिकली सी की हेडर फाइल है, तो हम इस तरह से सी के फॉर्म में लिख देते हैं conio.h। ये क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड कर देगा। अब मैं इसे दोबारा से रन करूं और एंटर करूं 1, 2 नंबर एंटर करने हैं, 10 20 एंटर किया, 30 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन रुकी भी है। अब मैं जैसे ही कोई की प्रेस करूंगा दोबारा से मेन्यू प्रिंट होगा। इस बार मैंने 2 प्रेस किया, एंटर 2 नंबर, मैंने 2 नंबर दिए 10 और 5, तो 10 - 5 क्योंकि डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 5। अब जब 5 प्रिंट हो चुका है, दोबारा मेन्यू आ गया है, तो हमें इस पिछले वाले डेटा की जरूरत है क्या, नहीं है, इसको डिलीट कर दो। तो दोबारा मेन्यू प्रिंट होने से पहले पुरानी वाली स्क्रीन क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इससे पहले एक फंक्शन जिसका नाम है सिस्टम CLS डबल कोट्स में आएगा इस तरह से। इसका काम क्या है, ये क्लियर करता है कंसोल स्क्रीन को। कंसोल स्क्रीन वही हमारी टर्मिनल स्क्रीन, जिसे हम टर्मिनल कह रहे हैं, वही टर्मिनल स्क्रीन को कहते हैं कंसोल स्क्रीन। तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा यहां मैं एक और कमेंट डाल दूं कि गेट ch को यूज करते हैं कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, होल्ड कंसोल स्क्रीन। ठीक है, अब इसे रन करूं तो पहली बार मेन्यू प्रिंट होगा। मैंने 1 एंटर किया, 10 20 आंसर दिया, मतलब इनपुट दिया, 30 हमें आंसर मिला, स्क्रीन रुकी हुई है। मैं जैसे ही एंटर करूं तो दोबारा लूप चलेगा,
और दोबारा लूप चलते ही मेन्यू प्रिंट करने से पहले पुरानी कंसोल स्क्रीन को क्लियर करेगा और फिर दोबारा मेन्यू प्रिंट कर देगा। फिर से हमसे चॉइसेस पूछेगा, मैंने इस बार 2 दिया तो नंबर दे दिए 100 और 10, तो 100 - 10 होता है 90, तो आंसर आ जाएगा 90। फिर स्क्रीन रुकी हुई है यानी यहाँ गेट ch काम कर रहा है, जैसे एंटर करूंगा दोबारा लूप चलेगा, स्क्रीन क्लियर होगी, फिर से मेन्यूज प्रिंट होंगी और ये चीज रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक कि हम 0 इनपुट नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में सारे टेस्ट केस सारे जो ऑप्शन है वो चेक कर लेता हूँ। 10 और 5 50, 4 पे मैंने 10 और 5 तो डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर दूं, लेट से 5 दे दूं तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा और 0 देने पर बाय बाय। ठीक है, तो ये हमारा डू वाइल का एक कोड हो जाएगा। ज्यादातर हम इसी तरह के प्रोग्राम के लिए डू वाइल को इसी तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए यूज में लेते हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ी छोटी कर दूं, इस तरह से। समझ में आ गया? तो यहां हमने देखा कि हम किस तरह से वाइल लूप को यूज करके कोड लिखेंगे, कैसे हम फोर लूप को यूज करके कोड लिखेंगे, किस तरह से हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने लूपिंग समझी। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है या समझ में आ गया है, सारी चीजें क्लियर है तो कमेंट लिख करके भेजो। कुछ भी डाउट हो या समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दो यस सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तो वो भी कमेंट में डालो कि क्या चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।